चुका है ना? 6, 7 तो मैं पढ़ाया था और 8 को ठीक है। मैथ पढ़ाने के बाद मैथ का आप लोगों का सिलेबस लगभग ठीक ठाक चल रहा है। सबसे खराब कंडीशन है सोशल साइंस का और इंग्लिश का और संस्कृत का पढ़ाई। इंग्लिश में मैंने भी पढ़ाया था कुछ ना, और संस्कृत का तो टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का टीचर नहीं है। सरकार देखिए कब तक बाहरी करती है ना? जब तक टीचर नहीं आएंगे बाकी सब्जेक्ट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब हम चौथे चैप्टर के बारे में हिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को प्रीएम्बल भी बताया था, प्रस्तावना के बारे में समझ आया था ना? तो आज हम उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के बारे में, जो आपके अतीत से वर्तमान का चौथा चैप्टर है ना। अतीत से वर्तमान किसको बोलते हैं? हिस्ट्री को, इतिहास को, है ना। अतीत का मतलब ही होता है जो पिछले, जो बीता हुए समय को क्या कहते हैं? अतीत, ठीक है। तो उपनिवेशवाद के बारे में बताए थे। जब मेरा देश क्या हुआ, अंग्रेजों के हाथ में चला गया, उसके द्वारा जो शासन किया गया, मतलब वो अंग्रेजी कंपनी क्या किया, हमारे देश के धीरे धीरे व्यापार मामले से लेकर धीरे धीरे मतलब पूरे प्रशासनिक मामले को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। और उन जो बाहरी कंपनियों के द्वारा जो हमारे देश में अधिकार कर लेने के रचना को क्या बोलते हैं? एक तरह से उपनिवेशवाद बोलते हैं। क्योंकि बाहर के देश, बाहर के जो कंपनी होते थे वो दूसरे देशों में जाकर क्या करते थे? व्यापार करते थे, और व्यापार के नाम पर धीरे धीरे वहाँ पर अपना एकल अधिकार, पूर्णतः एकल अधिकार बना लेते थे, है ना। उसी को, और वहाँ से क्या करते थे? अपनी पूंजी को बढ़ाते थे और वहाँ के लोगों को धीरे धीरे क्या कर देते थे? कमजोर करते थे। और अपने सारा प्रॉफिट कौन करता था? अपने लेते थे और अपने देश को बेचते थे। इसको क्या बोला गया है? इतिहास में उपनिवेशवाद बोला गया है, ठीक है। तो हमारे देश में भी कई उपनिवेशी देश थे, जिसमें सबसे पहला देश आया था पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद और भी कई देश आए, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग इस किताब में पढ़ रहे हैं, वो क्या है? अंग्रेज, है ना। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक है। कब आए थे? बताए थे। पहला पुर्तगाली नाविक जो आया था, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वेरी गुड, याद है। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में, है ना। केरल के निकट बंदरगाह आए थे, जहाँ के राजा जमोरियन ने बहुत ही भव्य उनका स्वागत किया था अतिथि देवो भव के तर्ज पर, है ना। लेकिन फिर बार बार आए तो धीरे धीरे सम्मान बढ़ जाता है ना। मेहमान पहली बार आता है तो ज्यादा इज्जत होता है, और जब बार बार आने लगे इज्जत कम होता है। इसी तरह पहली बार में तो बहुत ही ज्यादा इज्जत मिला और उनको खूब मसाले दिया गया। वो उन्होंने अपने देश में ले जाकर 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया तो वहाँ के लोग क्या किए? दिनों दिन देखिए, अरे बाप ने कौन सा ऐसा बिजनेस कर लिया है जिसकी वजह से ये रातों रात क्या हो गया? अमीर हो गया। वहाँ के जो गवर्नमेंट था, वहाँ के गवर्नमेंट ने अपने कंपनी बनाकर, ठीक है, इंडिया भेजा और व्यापार करते करते धीरे धीरे क्या किया? वो हमारे देश में शासन करने लगे। इसी तरह हालांकि उनका शासन बहुत सीमित क्षेत्रों तक ही रहा, ठीक है। पुर्तगालियों का शासन सीमित क्षेत्रों तक रहा, ज्यादा दूर तक नहीं था, ठीक है। बच्चे शांत हो जाइए, ठीक है। ज्यादा दूर तक नहीं रहा, सीमित क्षेत्र तक रहा। गोवा, है ना, गोवा के साइड में, है ना, और भी कुछ कुछ इलाकों में रहा। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। 1498 में ये आए। लगभग 100 साल के बाद, तकरीबन 100 साल के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। और वो हमारे देश में आए, है ना। देश में आने के बाद वो अपने जितने प्रतिद्वंदी थे और विदेशी देश थे, जैसे डच थे, पुर्तगाली थे, स्पेन के थे, फ्रेंच थे, सबको धीरे धीरे क्या किए? अपने कंपटीशन में अपने हर एक तरीका अपनाते थे और उनको हराते थे। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी जो सामने आते थे उनको भी हराते थे, और धीरे धीरे करके पूरा भारत के व्यापार को एकाधिकार कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। यहीं के कच्चा माल को ले जाकर अपने देश में उसका उत्पादन करते थे और उसी
उत्पादित माल को अपने देश में बनाकर यहाँ के लोगों से महंगे दामों में बेचते थे। यानी मेहनत और संसाधन कहाँ का, इंडिया का, और प्रॉफिट किसका होता था, अंग्रेज को, इंग्लैंड को पैदा होता था, है ना। इससे उसमें कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सरकार भी उस कंपनी को क्या करती थी, मदद करती थी, है ना, मदद की, जिसके वजह से वो पूरे तरह से हमारे देश पे छा गए। और हमारे यहाँ का जो शासन व्यवस्था था उस वक्त 1757 की घटना बताए थे, जब सिराजुद्दौला की हार हो गई, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने अंडर में लेकर कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। और यहाँ के शासन और प्रशासन का मतलब कुव्यवस्था को देखते हुए उस पर क्या किया, उसका फायदा उठाया। और हमारी कमजोरियों को, हर एक कमजोरियों को फायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, है ना। और फाइनल कब हुआ, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बताया था ना, जब मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्यों बनाया था नवाब, कि ये हमारे काम का आएगा, ये हमारे लिए बेनिफिट देगा, है ना। लेकिन वो अंग्रेजों के चाल को समझता था, ठीक है। कौन, मीर कासिम। उसने तुरंत अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज करके कहा, बिहार के मुंगेर में स्थापित किए, है ना, स्थापित किए ना। और साथ ही साथ एक बंदूक की फैक्ट्री भी, बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री भी क्या किए, खोल दिए, ताकि अंग्रेजों से लोहा लिया जा सके। वो इस मकसद को समझते थे कि अंग्रेज हमारे देश के लिए क्या है, खतरा है, और वो नियत को समझ रहे थे, है ना। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से खांसी है ना, गुप्त रूप से क्या किए, उन्होंने अवध के नवाब और मुगल बादशाह से क्या किए, गठबंधन करके तीनों त्रिगुट सेना का लगा, तीनों मिलकर क्या बने, त्रिगुट सेना बना। और अंग्रेजों से 1764 ईस्वी में क्या हुआ, बक्सर में लड़ाई हुआ, जहां पर अंग्रेज की संख्या कम थी, तादाद कम थी उनके सेना की, लेकिन भारत के तीनों ये जो राजा थे, नवाब थे, उनके पास सेना ज्यादा था, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों हार गए, कमजोर बंदूक था हमारे पास, उनके पास अच्छा था। बिल्कुल सही है, आप बताना, क्योंकि अंग्रेजों के पास उस वक्त, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आ चुकी थी, है ना, दिमाग ज्यादा, ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुका था पहले, उन्होंने अत्याधुनिक हथियार को बनाया, और हमारे हथियार उनके आगे टिक नहीं पाए। नहीं तो उनसे बहादुर हमारे देश के क्या थे, सैनिक थे, लेकिन अत्याधुनिक हथियार के आगे हम लोग क्या कर गए, मिस कर गए, और उस 1764 की लड़ाई में हार गए। और उसके बाद से ही हमारा देश समझिए कि पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। और उसके बाद जो उन्होंने शासन किया, उसकी बात बोला गया, है ना। उसके बाद जो अंग्रेजी शासन थी, उसी शासन को क्या बोला गया, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। और फिर क्या है हमारा हेडिंग, जनजातीय समाज। पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमसे कर वसूलने का प्रयास किया, अलग अलग तरह के टैक्स लगाया। इसमें 3 तरह की भूमि कर को, मतलब जो किसानों से 3 तरह का टैक्स लगा, 3 तरह का अलग अलग क्षेत्रों में। क्या था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। ये समझ पिछले क्लास में समझ में आया था ना, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए थे वो पिछले क्लास के वीडियो को भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं कभी बता दूंगा, है ना। आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के बारे में। जनजातीय समाज क्या थी पता है, जनजातीय समाज जो उस वक्त जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, वो वनों पर निर्भर थे, इसलिए उनको क्या बोला गया है, आदिवासी। आदिवासी का मतलब जानते हैं, आदिवासी का मतलब, आदिवासी, आदि का मतलब क्या होता है, जो बहुत पहले से रहा। आदि मतलब पुराना, जंगली आदमी, वासी, जो बहुत ही पहले से जिनका निवास स्थान होता है, उनको क्या बोला जाता है, आदिवासी, ठीक है। आदिवासी मतलब जो यहाँ के जंगलों में रहा करते थे, और यहाँ के जो इंडिया में आर्य आए थे, आर्य से पहले कौन थे, जो यहाँ के लोग थे, उनको आदिवासी बोला गया, है ना।
तो आदिवासी का मतलब जो पहले से यहाँ पे थे, ये आदिवासी नाम किसने दिया होगा? हो सकता है आर्यों ने ही नाम दिया हो, है ना? आर्यों ने आदिवासी नाम दिया हो। ठीक है, ठीक है। तो आदिवासी जो जंगल में रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि जब उपनिवेशवाद शुरू हो गया, अंग्रेजों का शासन व्यवस्था जब हुआ, पूरे किसानों से तो क्या कर वसूलते थे ना, तो उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने के लिए, जंगल का एरिया बहुत ज्यादा था उस वक्त, जंगलों में जो आदिवासी रहा करते थे, उसमें जब ये लोग विकास का काम करने लगे, सड़क बनाने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग और रेलवे, अलग अलग कारखाने जब बनाने लगे, तो इसमें क्या होता था, जंगल की लकड़ी की जरूरत पड़ती थी ना, तो लकड़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए जंगल को ये लोग क्या करते थे, काटते थे, जंगल काटते थे। तो इसमें जंगल में कौन रहता था? उन लोगों को क्या हुआ, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा उन लोगों को, है ना, पड़ेगा। जो जंगल, जो घर जिसका उजाड़ा जाए, आदिवासियों का घर कौन था? जंगल। तो आदिवासियों को जब जंगल को डिस्टर्ब किया गया, तो प्रभावित होने की नहीं जाते, आपके समाज प्रभावित होंगे ना, इसको ये प्रभावित होने लगे, और इसके हर एक नियम के साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाया ना कि नहीं, जो आपको जंगल का है, ये जंगल है, यहाँ पे भी हम टैक्स लेंगे, आप लोग यहाँ। अंग्रेज को किसी भी तरीके से क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, है ना। पैसा के लिए वो क्या करते, पूरी जमीन पर तो जितने उपजाऊ जमीन थे उस पर तो टैक्स लगा चुके थे। अब जंगल को साफ किया, साफ करने के बाद आदिवासियों पर भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, और ये आदिवासी समझते थे कि सारे जंगल को हमारे माँ बाप ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लगाया है, बचाया है, इस पर अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज क्या किया, जबरदस्ती यहाँ के जमींदार टाइप के लोग है ना, उनकी सहायता देखे पानी जमींदारों की सहायता से क्या किए, इस पर जबरदस्ती टैक्स लगा दिए। ठीक है, तो ये बेचारे टैक्स को पूरा करने के लिए, और जो टैक्स नहीं देता था, इसको क्या करते थे, बेदखल करते थे, कहते थे कि ये जमीन आपका नहीं है, आप टैक्स दीजिएगा, जो टैक्स देगा उसी का जमीन होगा। ठीक है, अब जो टैक्स नहीं देते थे, तो क्या करते थे, जमीन ले लेते थे। इसलिए टैक्स देने के लिए ये क्या करने लगे, बेचारे इसी तरह उपजाते थे, बेचते थे, और यदि कम हो जाता था तो कर्ज लेते थे। कर्ज लेते थे, किससे लेते थे? जो साहूकार होते थे, महाजन होते थे, उन्हीं लोगों से आदिवासी क्या करने लगे, कर्ज लेने लगे अपने जमीन को बचाने के लिए, है ना। क्या होता था, कभी कभी अनाज नहीं हुआ किसी तरह से, तो कर्ज लिए, कर्ज तो दे नहीं पाते थे, कर्ज जिसके वजह से क्या होता थे, ये कर्ज के चक्कर में इनका सारा जमीन क्या हो जाता था, बिकते जाता था, और फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता था। मैंने अपने गांव के कहानी बताई थी आपको। ठीक है, ये बेचारे क्या करते थे, अपना जमीन भी छोड़ देते थे, कर्ज पूरा नहीं होता था, और अंत में क्या हो जाते थे, मरते नहीं थे, साइड नहीं करते थे। ये पहले क्या होते थे, बंधुआ मजदूर हो जाते थे, साहूकारों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे, है ना। मजबूर होने के बाद ये एक न एक दिन क्या होता था, साहूकारों के, महाजनों के क्या हो जाते थे, एकदम गुलाम हो जाते थे, और गुलाम एक न एक दिन तब तक कोई गुलाम बनाएगा। जब बहुत ही ज्यादा ये बढ़ गया, जुल्म बढ़ने लगा, इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या किया, ये आंदोलन करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ? जिससे कर्ज लिया था, जमींदार, जो साहूकार, जो महाजन थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी, और अंग्रेजों के खिलाफ भी ये आंदोलन हुआ। लेकिन सबसे पहले आंदोलन किसके लिए हुआ? जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ। जो यहीं के लोग थे, वो अंग्रेज नहीं थे, वो भारत के लोग थे, जो इन लोगों को क्या करते थे, मजबूर कर दिए थे। इन लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के इलाके में सबसे पहला क्या हुआ था, सबसे पहला विद्रोह हुआ। ठीक है, अलग अलग हम विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला
क्योंकि अंग्रेजों के जितने नियम कानून बनाते थे वो सारे जंगल को प्रभावित करते थे, है ना। जंगलों को क्या होता था, काटने पर ये क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा तकलीफ होता था आदिवासी। पता है आपको चिपको आंदोलन के बारे में सुने हैं? हाँ, पेड़ में चिपक जाता था। चिपको आंदोलन के बारे में मध्य प्रदेश में जब जंगलों की कटाई होती थी तो वहाँ पे क्या करते थे, सुंदरलाल गंगोला कोई नेता थे समाज, आदिवासी समाज के, है ना। जब जंगलों की कटाई होती थी, क्योंकि वो जंगलों की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, और ये जानते थे कि पेड़ पौधे कितने हमारे लिए जरूरी है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं स्कूलों में, आवाज क्यों कर रहे हो? आजकल स्कूलों में पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि क्यों ऑक्सीजन बहुत कमी हो जाएगी तो हम लोग लाल गौघोड़ा जो मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता थे, किसानों के नेता समझ लो, जो जंगलों के को बचाने के लिए क्या करते थे, पेड़ पौधे से वहाँ के लोग चिपक जाते थे, कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटे, ठीक है। नहीं, ऐसा आंदोलन किए, उसको सरकार क्या हुआ, मजबूर हो गया और अर्थ में जीत हो गया ना। किसका जीत हुआ? ठीक है। तो हर एक सरकार अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हर एक नियम से क्या होते थे, आदिवासी प्रभावित होते थे। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या था, रोष था, विद्रोह था, ठीक है। मौका मिलते ही उन्होंने कई आंदोलन किए जो हमारे पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, ठीक है। ठीक है, आप लोग को बेगारी के बारे में बता देते हैं। बेगारी वर्ड जानते हैं? बेगारी क्या होता है? जब आदिवासियों को जो साहूकार और महाजन थे अपने बिना पैसा का मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिए थे ना, क्योंकि वो कर्ज में डूबे थे, तो बिना पैसा का मजदूरी करना, फ्री में काम करना क्या होता है? बेगारी। आजकल कोई भी हम लोग कर देता बेगारी तो करी पाते हो ना, ऐसा होता है ना। तो बेगारी यही है, बिना पैसे का काम करना का नाम क्या है? बेगारी, है ना। आदिवासी बेचारे मजबूर हो गए थे, है ना। समझ आया ये वर्ड बेगारी? और क्या है? बंधुआ मजदूर एक होता है ना। तो बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं? कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम पूरी न कर दी जाए, है ना। मतलब कर्ज को चुकाने के लिए अपने मालिक के जमीन पर